तारीख थी 2 मई 2021। टीवी स्क्रीन पर पश्चिम बंगाल चुनाव के रुझान आने शुरू हो चुके थे। पूरी देश की निगाहें टीवी पर टिकी थी। सवाल बस एक था, क्या इस बार बीजेपी तृणमूल कांग्रेस को हरा पाएगी? लेकिन उस दिन सबसे ज्यादा चर्चा में कोई नेता नहीं था, ना ममता बनर्जी ना नरेंद्र मोदी। उस दिन हर कैमरा, हर न्यूज रूम सिर्फ एक नाम पर फोकस कर रहा था, वो था मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम नेता नहीं हैं, वोट मांगते नहीं हैं। अगर भगवान ने हमको ये ताकत, शक्ति, बुद्धि दिया है, चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं ताकि आपका जिंदगी भी बदले। इसलिए ये अभियान शुरू किए। वो कहता है कि भैया बिहार में विकल्प नहीं है। 5000 गांव में पैदल चल के गए हैं। आप जिसको मन में उसको वोट दीजिए, और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाए। प्रशांत किशोर। उसी दिन एक टीवी इंटरव्यू में उन्होंने ऐलान किया, ये मेरा आखिरी चुनाव है बतौर इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट। मैं अब इस फील्ड को छोड़ रहा हूं। उनके इस बयान ने राजनीति की गलियों में हलचल सी मचा दी। क्या वाकई वो इंसान जिसने 7 सालों में आधा दर्जन से ज्यादा सरकारें बनवाई अब पूरी तरह राजनीति से अलग हो रहा था? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उसी शख्स की जिसने पर्दे के पीछे रहकर भारतीय राजनीति की रणनीति को एक नया आकार दिया। नाम है प्रशांत किशोर। चुनावी अभियानों से लेकर जन आंदोलन तक आज जानेंगे उनके जीवन के वो पहलू जो अक्सर सुर्खियों में नहीं आते। प्रशांत किशोर का जन्म 20 मार्च 1977 को बिहार के रोहतास जिले के कोनार गांव में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर श्रीकांत पांडे बिहार सरकार में डॉक्टर थे, जबकि उनकी मां सुशीला पांडे एक गृहिणी थी। परिवार में उनके एक बड़े भाई और 2 बहनें हैं। 1996 में उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज में स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई शुरू की, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी कारणों से उन्हें बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इसके बाद उन्होंने लखनऊ से ग्रेजुएशन और हैदराबाद से पब्लिक हेल्थ में मास्टर्स की डिग्री पूरी की। इन्हीं वर्षों के दौरान करीब 2007 में प्रशांत किशोर ने डॉक्टर जानवी दास से विवाह किया, जो गुवाहाटी की रहने वाली हैं और पेशे से डॉक्टर हैं। दोनों की मुलाकात यूनाइटेड नेशन के एक हेल्थ प्रोजेक्ट के दौरान हुई थी। 2003 से 2011 के बीच प्रशांत किशोर ने संयुक्त राष्ट्र के साथ सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति और योजना पर काम किया। इस दौरान उन्होंने भारत, अफ्रीका और न्यूयॉर्क स्थित यूएन हेडक्वार्टर में विभिन्न प्रोजेक्ट में योगदान दिया। करीब 1 दशक तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करने के बाद 2011 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से इस्तीफा दिया और भारत लौट आए। यहीं से शुरू होती उनकी रणनीतिक राजनीति की असली यात्रा। 2012 में नरेंद्र मोदी ने प्रशांत किशोर को गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीतिक टीम में शामिल किया। डेटा आधारित सर्वे, वोटर प्रोफाइलिंग और चाय पे चर्चा जैसे इनोवेशन कैंपेन मॉडल की मदद से बीजेपी ने 182 में से 115 सीटों पर जीत दर्ज की। गुजरात में इस सफलता के बाद 2014 की जीत के बाद पीके ने बीजेपी से दूरी बनाई तो बिहार में महागठबंधन के लिए रणनीति तैयार की। गठबंधन ने 178 सीटें जीती और नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने। इसी साल प्रशांत किशोर ने इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक की स्थापना की। ये एक प्रोफेशनल टीम मॉडल था जो डेटा, रणनीति और ग्राउंड लेवल प्लानिंग को एक सिस्टम में जोड़ता था। इसका उद्देश्य था राजनीतिक अभियानों को ज्यादा संगठित और विश्लेषण आधारित बनाना। 2017 में प्रशांत किशोर ने कांग्रेस के लिए पंजाब विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाई। कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला और कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बने। हालांकि उसी साल उत्तर प्रदेश में उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के लिए भी रणनीति तैयार की, लेकिन ये गठबंधन चुनाव में सफल नहीं हो सका, केवल 54 सीटों पर जीत मिली। इसके बाद के वर्षों में प्रशांत किशोर ने वाईएसआर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी डीएमके के लिए भी चुनावी अभियानों की राजनीति तैयार करी और इन दलों को सत्ता में लौटाया। इन अभियानों की सफलता के साथ प्रशांत किशोर एक प्रभावशाली राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में सामने आए।
2018 में प्रशांत किशोर ने पहली बार सीधे राजनीति में कदम रखा और जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। पार्टी ने उन्हें उपाध्यक्ष नियुक्त किया, जो संगठन में दूसरा सबसे बड़ा पद था। हालांकि जल्द ही उनके और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बीच विचारात्मक मतभेद सामने आने लगे, खासकर CAA और NRC जैसे मुद्दों पर। प्रशांत किशोर ने उनकी नीतियों का खुलकर विरोध किया, जबकि पार्टी ने इसका समर्थन किया। विवाद बढ़ता गया और जनवरी 2020 में उन्हें अनुशासनहीनता के आधार पर पार्टी से बाहर निकाल दिया गया। इस पर उनका जवाब सिर्फ एक पंक्ति में था। वो कहते हैं, थैंक यू नीतीश कुमार जी फॉर फ्रीइंग मी। 2021 में प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के लिए चुनावी रणनीति तैयार की। पार्टी ने 294 में से 213 सीटों पर जीत दर्ज करी। इसके बाद उन्होंने राजनीतिक रणनीतिकार की भूमिका हमेशा के लिए छोड़ने की घोषणा की। 2021 के आखिरी तक प्रशांत किशोर के मन में जन स्वराज आंदोलन की योजना तैयार हो चुकी थी। बंगाल चुनाव के बाद ही उन्होंने साफ कर दिया था कि अब वे रणनीतिकार नहीं रहेंगे, बल्कि सीधे राजनीति में उतरना चाहते थे और शुरुआत बिहार से करेंगे। 2021 के आखिरी महीनों में उन्होंने बिहार में जमीन पर उतरकर काम करना शुरू किया। लोगों से सीधे मिले, गांव में जाकर हालचाल जाना और यह समझने की कोशिश की कि बिहार की असली समस्याएं क्या हैं। 5 मई 2022 को पटना से उन्होंने जन स्वराज अभियान की औपचारिक शुरुआत की। घोषणा करते हुए उन्होंने कहा, ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, बल्कि जनता से जुड़ा एक आंदोलन है, जिसका मकसद है साफ, ईमानदार और जिम्मेदार राजनीति की शुरुआत करना। 2 अक्टूबर 2022 को प्रशांत किशोर ने अपनी पदयात्रा की शुरुआत चंपारण के गांधी आश्रम से की। अगले 2 वर्षों में उन्होंने और उनकी टीम ने बिहार के 5000 से अधिक गांव का दौरा किया, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सुशासन जैसे मुद्दों पर लोगों का सीधा संवाद किया। फरवरी 2024 में वैशाली जिला परिषद उपचुनाव में एक सीट जीतकर जन स्वराज का पहला जमीनी राजनीतिक समर्थन उन्हें मिला और ठीक 1 साल बाद 2 अक्टूबर 2024 को इस आंदोलन ने राजनीतिक दल का रूप ले लिया। नाम रखा गया जन स्वराज पार्टी। पार्टी के गठन के साथ ही मनोज भारती को बिहार इकाई का पहला अध्यक्ष बनाया गया। चुनाव आयोग ने जन स्वराज पार्टी को स्कूल बैग चुनाव चिन्ह आवंटित किया, जिसे एक बेहतर भविष्य और शिक्षा के रूप में प्रतीक माना गया। इस मौके पर प्रशांत किशोर ने कहा, हमें वो स्कूल बैग वापस लाना है जो पिछले 35 सालों में गायब हो गया है। दोस्तों, अक्टूबर-नवंबर 2024 में जन स्वराज पार्टी ने 4 विधानसभा सीटों तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज पर उपचुनाव लड़ा। हालांकि पार्टी कोई सीट नहीं जीत सकी, लेकिन बेलागंज और इमामगंज में लगभग 10% वोट शेयर मिला। ये शुरुआत के लिए एक सकारात्मक संकेत था, खासकर जब पार्टी को मजबूत संगठन नहीं था। मई 2025 में जीएसपी को पहला राजनीतिक विस्तार मिला। आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी आप सबकी आवाज का विलय जीएसपी में कर दिया। अगले ही दिन 19 मई को उदय सिंह को पार्टी का पहला राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया, जिससे जीएसपी को स्पष्ट और औपचारिक नेतृत्व का ढांचा मिला। 25 जून को चुनाव आयोग ने जीएसपी को स्कूल बैग चुनाव चिन्ह औपचारिक रूप से आवंटित किया। इसके तुरंत बाद पार्टी ने घोषणा की कि वे 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में राज्य की सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। इसी घोषणा के साथ शुरू हुई बिहार बदलाव यात्रा, जिसके जरिए पदयात्रा, जनसभाओं और रैलियों के माध्यम से हर विधानसभा क्षेत्र में जनता के साथ सीधा संबंध स्थापित किया। बिहार की जमीनी मुद्दों पर प्रशांत किशोर ने लगातार स्पष्ट और मुखर रुख अपनाया हुआ है। अब हम उनके बयानों और विचारों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी राजनीति किस दिशा में जा रही है और बिहार के भविष्य को लेकर उनका विजन और रणनीति क्या है। प्रशांत किशोर बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर कहते हैं, शिक्षा के लिए जो बात बताई जा रही है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे के पढ़ाई के लिए एक नई व्यवस्था बने, उस व्यवस्था को बनाने में 5 से 10 वर्ष लगेगा। मैं उन नेताओं में से नहीं हूं जो ये कहता है कि हमको वोट दीजिए और कल बिहार में शिक्षा व्यवस्था सुधर जाएगी। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में अगले 10 वर्ष में करीब 5 लाख करोड़ रुपए की योजना है, वो खर्च किया जाएगा, तब जाकर यहाँ की व्यवस्था सुधरेगी। कोट अनकोट शराबबंदी पर प्रशांत किशोर क्या बोलते हैं? क्योंकि दुनिया में
कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि शराबबंदी के जरिए किसी समाज ने, किसी देश ने, किसी राज्य ने अपना आर्थिक सामाजिक विकास किया। कोट अनकोट ऑन माइग्रेंट वर्कर्स प्रशांत किशोर क्या बोलते हैं? एक ऐसा बिहार हम लोग मिलकर बनाएं जहां हमारे बच्चों को बाहर न जाना पड़े और उल्टा वहां के लोग यहाँ आए, ताकि हम लोग उनको ये भी दिखाएंगे हमारे दिन खराब थे, तुमने हमारे बच्चों के साथ बदतमीजी की, तुम आओगे तो बिहार में तुम्हारा स्वागत है। कोट अनकोट नीतीश कुमार के बारे में प्रशांत किशोर बोलते हैं, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? अरे भाई जोर से बोलो, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? कोट अनकोट नरेंद्र मोदी के बारे में प्रशांत किशोर बोलते हैं, सब लोग सोच के बताइए, वोट बिहार का, वोट बिहार के तो फैक्ट्री कहाँ लागे के चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? सबके बोले के बाद अरे पूछेंगे तब, वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? बिहार में कि गुजरात में? पब्लिक हेल्थ से लेकर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी तक और अब एक आंदोलन से पार्टी तक, प्रशांत किशोर की यात्रा भारत में राजनीति के बदलते चेहरे की मिसाल है। चुनावी जीत दिलाने वाले सलाहकार से लेकर जनता के बीच पैदल चलने वाले राजनेता तक उन्होंने कई रूप अपनाए, लेकिन अब सवाल ये है, क्या विचार और राजनीति की ये नई दिशा जनता का भरोसा जीत पाएगी? जन स्वराज का मॉडल क्या बिहार की राजनीति को वैकल्पिक रास्ता दिखा पाएगी, या ये एक और अधूरा प्रयोग रह जाएगा? ये जवाब अब जनता के हाथ में है। फिलहाल कहानी यहीं रुकी हुई है, अगला अध्याय चुनाव के बाद ही सामने आएगा।